नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया भारत के अंदर पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आ चुकी है, डच आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं, डेनिस आ चुके हैं। भारत में सबसे अंतिम वो कंपनी जो यूरोप से भारत में व्यापार कर रहे, ट्रेड करने आ रही है, उसका नाम है फ्रांसीसी कंपनी या फ्रेंच कंपनी। क्या क्या मामला आपको ध्यान रखना है, सारी बातें देखते हैं। फ्रांस की कंपनी भारत में सबसे अंत में आती है, जिसकी स्थापना 1644 में आपको देखने मिलती है। और नाम क्या है भैया? कंपनी देश इन देश ओरिएंटल्स। इसे कई सारे लोग सामान्य शब्दों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भी जानते हैं। भैया फ्रांस से आई हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी स्थापना करने के पीछे फ्रांस के राजा लुईस 14 का आपको हाथ देखने मिल रहा है। लुईस 14 के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री था फ्रांस का, जिसका नाम था कोलबर्ट। इसी ने पूरा ड्राफ्ट बनाया और कहा एक काम करते हैं, हम ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करते हैं, क्योंकि जो जो भी अभी व्यापार करने भारत के पास जा रहे हैं, जैसे ब्रिटिश लोग, डच लोग, इन सभी का बड़ा फायदा हो रहा है। तो लपक पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। तो भैया यहां पर आपको वित्त मंत्री कोलबर्ट और राजा लुईस 14 का मामला देखने मिलेगा। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित ब्रिटिश कंपनी थी, वो एक निजी कंपनी थी। उसमें निजी लोगों के शेयर इन्वेस्टेड थे, लेकिन यहां पर आपको टोटली गवर्नमेंट ऑन्ड यानी पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित ये फ्रेंच कंपनी देखने मिलेगी। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि भैया भारत के अंदर ये फ्रेंच समाप्त क्यों हो गए, इनका फॉल कैसे आया, इनका पतन कैसे हुआ, उसके पीछे एक कारण ये भी देखने मिलेगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित कंपनी थी। इसी कारण ये अपने बड़े बड़े निर्णय क्विक नहीं ले पाए। इसी कारण से आपको फ्रांसीसियों का फॉल, फ्रांसीसियों का पतन भारत में देखने मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश कंपनी निजी कंपनी थी, जबकि ये आपको गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कंपनी के रूप में देखने मिल रहा है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ज्यादा आवश्यक हैं, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहां पर। सबसे पहली बात, जैसे ही फ्रांसीसी भारत के अंदर आते हैं, 1644 में अपनी कंपनी बनाते हैं, तो भारत में आकर वो कई जगह पर अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे पुर्तगाली दक्षिण भारत में केरल में जा रहे हैं, अंग्रेज आके मसूलीपट्टनम और सूरत जा रहे हैं, डच जाकर मसूलीपट्टनम जा रहे हैं, डेनिस आकर अलग अलग जगह पर अपने केंद्र को स्थापित कर रहे हैं। वैसे यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भैया, 1668 में इनका भारत में आगमन होता है। और ये जब भारत में आ रहे हैं तो सूरत गुजरात में सबसे पहला केंद्र, सबसे पहली व्यापार की फैक्ट्री, व्यापार का केंद्र स्थापित कर रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति का नाम आपको देखने मिल रहा है, देखिए यहां पर फ्रैंको कायरो। वास्तव में फ्रैंको कायरो वो फ्रेंच व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में ये भारत के अंदर आकर व्यापार करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला एक व्यक्ति जो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है फ्रेंच के फॉर्मेट में, उसका नाम है फ्रैंको कायरो। अगला पॉइंट, सेकेंड फैक्ट्री भारत में ये एस्टेब्लिश करते हैं मसूलीपट्टनम में, और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1669 में आपको ये फैक्ट्री देखने मिलती है। अगला मामला आपको देखने मिल रहा है भैया, 1674 में एक व्यक्ति है फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की जाती है। अगर मैं आपको एक मेन बात बताऊं कि भैया जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने अपने शासन का मेन केंद्र स्टेब्लिश किया बंगाल में, दूसरा स्टेब्लिश किया बंबई में, और बाद में स्टार्ट किया मद्रास में। अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों ने अपना मेन केंद्र बनाया गोवा को, और कहीं ना कहीं मुंबई के ऊपर भी उनका डोमिनेंस रहा। गोवा, मुंबई, दमन और दीव मेनली पुर्तगालियों का आपको एरिया देखने मिल रहा है। बाद में वो पुर्तगाली बंबई को दे देते हैं, वो कहानी हम जान चुके हैं। अगर मैं बात करूं भैया यहाँ पर मेनली फ्रेंच लोगों की, तो फ्रेंच लोगों ने पुडुचेरी, जो वर्तमान में पुडुचेरी कहलाया जा रहा है, पांडिचेरी को अपना मेन सेंटर बनाते हैं, और वहीं पर वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से काम करते हैं। मतलब उनका जो सेंट्रल ऑफ जोन है वास्तव में वो पुडुचेरी बनते जा रहा है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1690 में, 1690 में ये बंगाल की ओर रुख करते हैं, और बंगाल के चंद्रनगर में भी अपनी फैक्ट्री या अपने शक्ति के केंद्र को एस्टेब्लिश करते हैं। तो आपको तीन जगह ध्यान रखना है, सबसे पहले सूरत गुजरात में, दूसरा मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर जब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हैं तो बंगाल के चंद्रनगर में ये अपने शासन केंद्र को एस्टेब्लिश करते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट समझना साथियों कि भैया इतना सारा काम होने के बाद भी ये फ्रांसीसी भारत के अंदर बहुत ज्यादा राज टाइप का मामला नहीं कर पाए। इसी समय पर अंग्रेज भी आ रहे हैं, इसी समय पर डच भी आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज पूरे भारत में फैल
जा रहे हैं, लेकिन ये सिकुड़ कर रह जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब बेसिक फैक्ट्स के बाद में अब फ्रांसीसियों के बारे में कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे, जहां से फ्रांसीसियों की हिस्ट्री थोड़ी सी बदल जाती है भैया। अभी तक क्या हो रहा है, लगभग 1742 तक जब फ्रांसीसी भारत के अंदर आ रहे हैं तो वो केवल व्यापार की बात कर रहे हैं, हमें ट्रेड करना है, हमें कच्चे माल को लेकर जाना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा बात वो नहीं कर पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आता है, जिस व्यक्ति का नाम है भैया यहाँ पर 1942 के बाद में डुप्ले नामक व्यक्ति को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है, क्योंकि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके सरकार या उनके राजा के अधीन है, सरकार के द्वारा संचालित है। तो वही सरकार अब भारत के अंदर अपनी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक डुप्ले नामक व्यक्ति को गवर्नर बनाती है। अब ये जो डुप्ले है ना, ये बहुत कूटनीतिक डिप्लोमेटिक टाइप का आदमी है। ये क्या करता है, भारत में आके जैसे ही ये भारत में आएगा तो ये कहेगा कि भैया केवल भारत में व्यापार नहीं करना है, जिस क्षेत्र में मान के चलो अगर हम जाके बंगाल में व्यापार कर रहे हैं और बंगाल से हमें बहुत अच्छा रॉ मटेरियल कच्चे बहुत कम दामों में मिल जा रहा है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, उस क्षेत्र के ऊपर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, उस क्षेत्र को राजनीतिक नियंत्रण में ले लिया जाए। अगर किसी क्षेत्र के राजा हम होंगे तो हमें भैया जो लगान देना पड़ता है, निशान लेना पड़ता है, पास लेना पड़ता है, इतना नौटंकी करना ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो वास्तव में अंग्रेज सोच रहे हैं, अंग्रेजों की बुद्धि को जो अपने दिमाग में धारण किया हुआ है, उसका नाम है डुप्ले। और यही कारण है कि वो अपने एम्पायर को एक्सपांशन करने की बात करता है। वो कहता है हम केवल एक व्यापारिक ट्रेड कंपनी के रूप में नहीं रहेंगे, हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी भारत के अंदर करने होंगे। और भारत में कहां पर भैया, भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, भारत के जो राजा हैं, उनके जो एम्पायर्स हैं, उनके इंटरनल मामलों में दखल देना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। कैसे किया जाए, ये जाएंगे मान के चलो किसी राजा के पास। अब उस समय पर जो भारत है वो अलग अलग छोटे छोटे देसी रियासत या अलग अलग प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ है भैया। मैसूर अलग है, हैदराबाद का मामला आपको देखने मिल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में साउथ इंडिया मेनली प्रिंसली स्टेट अपने क्षेत्र में राज कर रहे हैं। ये डुप्ले जाता है, मान के चलो एक राजा का नाम है ए, उस ए राजा से कहेगा कि राजा जी वास्तव में आपके ऊपर दो धारी तलवार लटक रही है। सबसे पहली बात, या तो आपको आपके देश के ही आजू बाजू के राजा निपटा देंगे, या अगर वो आपको नहीं निपटा पाएंगे तो ये जो अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, डच भारत में आ रहे हैं, वो आपको निपटा देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप स्वतंत्रता के साथ अपने क्षेत्र में राज करो, अपने एम्पायर को एक्सपांड करो, तो वास्तव में हम तुम्हारे साथ एक सब्सिडरी पॉलिसी यानी सब्सिडरी अलायंस बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ एक सहायक संधि करना चाहते हैं। सहायक संधि में तुम हमको बस पैसे देना, डुप्ले कहता है तुम हमको पैसे देना, हम तुम्हें अपनी जो सेना वेना है, हमारे पास जो हथियार असला बारूद है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे लिए वॉर भी लड़ सकते हैं। तो वास्तव में साथियों कहा जाता है डुप्ले को सहायक संधि का जनक माना गया। पहली बार इसने ये कूटनीति डिप्लोमेसी लगाई कि किसी व्यक्ति को भय दिखाकर, डर दिखाकर उसका बॉडीगार्ड बन जाना और पैसा खाना, और बाद में इसी व्यक्ति के द्वारा इस ए राजा को निपटा देना ताकि हमारा काम आगे बढ़ सके। खैर ये पॉलिसी स्टार्ट डुप्ले ने करी, लेकिन अंग्रेजी का अधिकारी था, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली भारत के अंदर सहायक संधि का वास्तव में सर्वाधिक प्रखर एक्सपांड करने वाला माना जाता है। जनक तो ये है, फादर तो ये है, लेकिन सर्वाधिक जो सहायक संधि के रूप में फेमस आदमी हुआ वो था ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली, जिसकी बात हम आने वाली क्लास में करने वाले हैं। तो भैया डुप्ले ने सहायक संधि करी और भी कई सारी बातें करते करते अंग्रेजों के साथ भी इसका संघर्ष हुआ, क्योंकि सीधी बात है अंग्रेजों ने देखा कि डच ज्यादा हमको परेशान नहीं कर रहा है, डेनिस तो सब कुछ बेच बाज के जा चुके हैं, हाँ ये जो फ्रांसीसी बाद में आए हैं ये हमारी नाक में दम कर रहे हैं, ये भी सहायक संधि करके किसी क्षेत्र में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और यही काम होगा कि भैया बाद में अंग्रेज फ्रांसीसी की लड़ाई हो गई और फ्रांसीसी को अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा निपटा दिया जाएगा। मामला क्या है, कैसे कहानी आगे बढ़ रही है समझिए भैया। आपको जब भी मैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको तीन कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको जानने मिलेगा। कर्नाटक वॉर का मतलब जो साउथ इंडिया में हो रहे हैं और मेनली इसके अंदर आपको फ्रांसीसी कंपनी का इंटरफेरेंस देखने मिल रहा होगा। तो प्रश्न आ सकता है कि भैया भारत में कितने कर्नाटक वॉर हो रहे हैं? 3 कर्नाटक वॉर भारत के अंदर मेनली साउथ इंडिया में फ्रांसीसी कंपनी से संबंधित देखने मिल रहे हैं। मामला क्या है, कैसे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्या क्या चीज जानना है, देखिए यहां पर
पहला कर्नाटक वॉर आपको देखने मिलता है 1746 से 1748 तक, 2 साल चलता है। इसके पीछे प्रमुख कारण बताया गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का वॉर। प्रश्न यहां पर उठता है साथियों आपके दिमाग में कि सर ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया तो यूरोप में आता है। अब यूरोप में जो ऑस्ट्रिया नामक देश है वास्तव में इस पर ऑक्यूपेशन करने के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल लेने के लिए, इस पर उत्तराधिकार करने के लिए जो युद्ध यूरोप में हो रहा है उसका भारत के दक्षिण भारत से क्या संबंध, कर्नाटक वॉर का इसके साथ में क्या रिलेशन है, मतलब इसके पीछे जो भारत में युद्ध हो रहा है उसके पीछे यूरोप में होने वाला उत्तराधिकार का युद्ध कैसे रिलेट करता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये बात समझाऊं कि मान के चलो दो जानी दुश्मन है, एक का नाम है अंग्रेज और एक का नाम है फ्रांस। अब साथियों अंग्रेज और फ्रांस केवल भारत में नहीं है, इनकी जो बसावट या इनका जो डोमिनेंस या कॉलोनी है वो अलग अलग देशों में है। जैसे भैया आप अगर आसियान कंट्री तरफ जाओगे इंडोनेशिया में तो वहां पर भी आपको फ्रांसीसी देखने मिलेंगे और वहां पर भी आपको अंग्रेजी देखने मिलेंगे। अगर आप जाओगे अफ्रीका में तो वहां पर भी अंग्रेजों ने गुलामी स्टेब्लिश करी है और वहां भी फ्रांसीसी जाकर अपना वही काम कर रहे हैं। मतलब ये जो डुप्ले वाली पॉलिसी वो केवल भारत में नहीं चल रही, भारत के अलावा अलग अलग देशों में ऐसे ही ये कंपनी जाती है व्यापार करने के लिए और बाद में राजनीतिक अधिकार को अधिग्रहित करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए काम करती हैं। तो पॉइंट समझना, मान के चलो भारत के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेज बैठे हुए चुपचाप हैं, लेकिन जैसे इनको फोन पे पता चला कि भैया यूरोप के अंदर फ्रांस और अंग्रेज के लोग आपस में लड़ पड़े हैं, तो वहां की लड़ाई से यहां के लोगों में भी गर्माहट बढ़ जाती है और ये भी आपस में लड़ने लगते हैं। तो यहां पर आप देखो पहले कर्नाटक वॉर का जो मेन कॉज है वो भारत से नहीं आ रहा, यूरोप में क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं तो उनको कमजोर करने के लिए यहां पर लड़ाई की जा रही है कि भैया अगर भारत से अंग्रेजों को निपटा दिया जाएगा तो अंग्रेज वीक हो जाएंगे और हमारा जितनी जगह पर वॉर चल रहा है अंग्रेज सब जगह पर फ्रांसीसी जीत जाएंगे। और इसी थोडोलॉजी के साथ में आपको कर्नाटक वॉर देखने मिल रहा है और मेनली प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको देखने मिलेगा। भैया बाद में आक्सला शेपेल की संधि होती है जिससे युद्ध रुकता है। आपको यहां पर देखने मिलता है एक डुप्ले नामक व्यक्ति है और बाद में मोर्स नामक व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में घमासान हो रहा है। आड्यार की लड़ाई कहा जाता है भैया, इसे सेंट थोमे का वॉर कहा जाता है। प्रश्न आता है कि भैया सेंट थोमे की लड़ाई कब हुई, तो 1746 में हुई, इसी को आप पहला कर्नाटक वॉर कह सकते हो। और सेंट थोमे की लड़ाई कैसे शांत होती है, आक्सला शेपेल संधि के माध्यम से। पहले कर्नाटक वॉर के बाद में अब आपको सामने देखने मिलता है सेकेंड कर्नाटक वॉर यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच में देखने मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण है भैया, हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर आपको ये वॉर देखने मिल रहा है। पॉइंट सिर्फ तो समझना है कि दक्षिण भारत के अंदर हैदराबाद और कर्नाटक दो जगह पर अलग अलग लोग अपनी डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। अब सीधी बात है, फ्रांसीसी नामक व्यक्ति ए नामक व्यक्ति को सपोर्ट करता है, तूल देता तू आगे बढ़, हम तेरे पीछे खड़े हैं। अंग्रेज दूसरे व्यक्ति को, मतलब वास्तव में दूसरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की बात करते हैं ना, कि कोल्ड वॉर टाइप का मामला हो रहा है कि पहले हम जाकर वॉर नहीं करेंगे लेकिन हम अपने दो मुर्गों के माध्यम से लड़ाई करेंगे। तो वास्तव में आपको ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो बाद में आपको इस वॉर का परिणाम देखने मिलता है, पौंडीचेरी की संधि होती है और उसी के माध्यम से आपको सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म होते देखने मिलेगा। अगला कर्नाटक वॉर आपको देखने मिलेगा भैया 1758 से लेकर 1763 के बीच में। इसका समय इसलिए अधिक है क्योंकि वास्तव में यूरोप से एक युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था सप्तवर्षीय युद्ध, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। वो एक्सपांड होते होते भारत में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा, उसका नाम है बॉन्डी वॉश का वॉर, जो वास्तव में 12 जनवरी 1760 में भैया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा जाएगा। तृतीय कर्नाटक वॉर का जो 7 वर्ष का युद्ध हो रहा है उसी के बीच में भारत के अंदर वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है। और ऐसा कहा जाता है वॉन्डी वॉश में ये अंग्रेज फ्रांसीसियों को वॉश कर देते हैं, उनकी धुलाई कर देते हैं, मतलब भारत में उनकी शक्ति को चैलेंज करके उनको कमजोर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के पास में पैसा था, पावर थी, डिसीजन लेने की क्विक क्षमता थी, इसलिए अंग्रेज जल्दी जल्दी अपने काम कर पा रहे हैं। जबकि फ्रांस ये भी ताकतवर थे लेकिन इनके पास में डिसीजन लेने की उतनी अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि सरकारी कंपनी थी। यही कारण है कि भैया अंग्रेज के साथ में टक्कर नहीं दे पाए और वॉन्डी वॉश के वॉर में ये वॉश हो गए। और वास्तव में पेरिस की संधि के साथ में आपको ये पूरा मामला समाप्त होते देखने मिलेगा। तो सीधी बात है, सबसे आखिर में आते हैं, व्यापार की बात करते हैं।
सूरत में, मसूलीपट्टनम में और बंगाल के क्षेत्रों में जाते हैं। बाद में डुप्ले साहब आते हैं, अपनी संधियों को आगे बढ़ाते हैं और बाद में ब्रिटिश की तरह ये भारत के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखाते हैं। लेकिन परिणाम होता है तीन कर्नाटक वॉर का, और तीनों कर्नाटक वॉर के अंदर धीरे 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 ये अपनी सत्ता, अपनी पावर खोते हुए वॉन्डी वॉश में वॉश हो जाते हैं। और यही मामला आपको यूरोपियन कंपनी में अंतिम कंपनी फ्रांसीसी कंपनी का देखने मिलेगा। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको लगातार लेक्चर सीरीज सुनते रहना है तो भैया यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन दिया गया है, देवाशीष क्लासेस, डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए। ना केवल मेरी क्लास, मल्टीपल सब्जेक्ट के कॉम्बो ऑफर्स यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको हमारे पेड कोर्सेज मिलेंगे। लगातार जुड़े रहिए और इंडियन हिस्ट्री को बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट एक साथ कवर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।